नमस्कार दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग वेल। मतलब कि आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, हर एक एग्जाम इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। आज का जो टॉपिक हमने तैयार किया है खासकर एमटीएस के बच्चों के लिए, जो कि आने वाले कुछ समय बाद एग्जाम होने वाले हैं। ये जो प्रश्न हमने लिए हैं पिछले 10 वर्षों से, उसमें से निचोड़ के लिए हैं ताकि कि जो बेनिफिट हो सके वो बच्चों को मिले, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन इसमें पुट किए गए हैं ताकि आगे के लिए आपको बेनिफिट हो। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, इसी टाइप से आप पढ़ाई करते रहे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्ष 2022 में किसने बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग अपना पहला खिताब जीता था? तो ये जाहिर सी बात है, कई लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम बताए दे रहे हैं। ये जीता था नोवाक जोकोविच में, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने किसको हरा के जीता था? निकोलस किर्गियोस को हरा के जीता है। ये विजेता है, कभी कभी पूछ लेता है, और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया? तो आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। देखिए, ये जो इसमें कुछ बातें मैं बता देता हूँ आपको। जो केंद्र और राज्य दोनों को ये जो पावर दी गई है, उसको संबंध बेहतर बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, इसमें जैसे कि विधायी, जैसे कोई लॉ हो या प्रशासनिक हो या फाइनेंशियल से कोई संबंधित हो, उस हिसाब से इसको बंटवारा किया गया था, जो कि हमारे संविधान में भाग 11 एवं 12 में इसका सारी जानकारी मिलती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही भूमि पे एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? देखिए, जो क्वेश्चन लिए गए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पिछले 10 वर्षों से लिया गया है। जाहिर सी बात है कि जिसको जब 10 वर्षों से क्वेश्चन लिया गया तो कई टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसी टाइप से ये उठाया गया है वहां से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित। इसमें क्या होता है कि जब फसलों को उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चौथे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु? ये तो कई लोगों को पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो फिर तो बड़े दुख की बात है यार, या आपको अपने देश का राष्ट्रीय जलीय जंतु नहीं पता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, रिवर डॉल्फिन। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता को दर्शाता है? चलिए बताइए। देखिए, इस प्रणाली के पास होता क्या है इसमें कि जैसे कि जो वस्तुएं व सेवाएं होती हैं उसका विनिमय यानी दूसरों को उपलब्ध सेवाओं से किया जाता था। जैसे कि पहले आप अगर छोटे रहे होंगे तो दुकान पे जाते होंगे तो आप अपने से गेहूं या चावल लेके जाते थे, बदले में आप वहां से कुछ भी जैसे तेल साबुन या कुछ भी बदल के ले आते थे। तो उसी को ये उसी के बारे में ये पूछा कि दोहरा संयोग उसी को कहते हैं। बचपन में जैसे कोई आता था आइसक्रीम वाला, तो आप अपने घर से गेहूं चावल या धान कुछ भी एनीथिंग जो भी लेके आप जाते थे तो बदल के आइसक्रीम ले लेते, तो उसी को ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। ये दोस्त इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये तो हमारे मुसलमान भाइयों को पता ही होगा क्या होता है, ये मिलाद उन नबी होता है। ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो मक्का शहर में हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में हुआ था मक्का शहर में। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 में किस खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा दोस्त, जब भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर की क्लास भी मैं लेके आने वाला हूँ, उसमें भी आपके जो भी 2022 के होंगे वही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो पूछ लें। अब वो खेल से संबंधित हो सकता है, सिनेमा जगत से संबंधित हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? नीरज चोपड़ा, जो कि आप जानते ही हैं, उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक लेके आए थे।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष एनएसडीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी बताइए, किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1998 में। इसके बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको। ये पहले जो अधिनियम था, ये बंदोबस्ती अधिनियम चैरिटेबल इंडोमेंट्स एक्ट 1890 के तहत की गई थी। खैर वो तो नहीं पूछता है, बस यही, क्योंकि इतना हाई लेवल का एग्जाम इसमें नहीं पूछेगा कि अंदर की चीजें, बस ये याद रखिएगा कि 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी बताइए। इसमें क्या होता है कि ये कथन सही नहीं है। शीतल पेय होकर, देखिए पहले क्या होता था, भारत में बड़े पैमाने पर जैसे कोई भी फूड आइटम होते तो उसकी जमाखोरी जैसे घटनाओं के रूप में तो 1960 में एक कानून बनाया गया था। ठीक है, उस समय आंदोलन हुआ था, तो उसी के बाद ये बनाया गया कि खाद्य में मिलावट नहीं कर सकते, जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं खा सकते। बार बार जो कमी हो जाती है हमारे देशों में, वो क्या क्या होता है कि जो हमारे व्यापारी होते हैं वो अपने जो फूड आइटम होते हैं उसको रख लेते हैं, सोचते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जब होगी उस हिसाब से वो उनका व्यापार करते हैं। तो ये 1960 में आंदोलन हुआ था, तो उसी के बाद से ये सारे नियम बनाए गए थे। ठीक है, तो आगे की तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये शीतल पेय, यानी इसका तो स्टोरेज ज्यादा इंसान कर ही नहीं सकता। ठीक है, आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो जाहिर सी बात है, आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें होता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कलियारी पट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? चलिए ठीक है, तब तक आंसर बताइए, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बता देता हूँ। जैसे कि इसमें जितने भी स्टेट मिलते चलेंगे, मैं आपको उनके सीएम और गवर्नर भी बताता चलूंगा, ताकि आने वाले एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है सीएम या गवर्नर। तो तमिलनाडु के कौन से हैं? एम के स्टैलिन। और गवर्नर इनके कौन है? आर एन रवि। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टैलिन एंड आर एन रवि। ठीक है, और उड़ीसा के जो इस समय है, जाहिर सी बात है हॉकी के क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा किया, वर्ल्ड कप भी हुआ था, नवीन पटनायक जी हैं। और जो यहाँ के हैं गवर्नर, गणेश लाल माथुर जी। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकता है कि सीएम एंड गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप एक एक याद करने बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही कोई स्टेट का नाम आता है, मैं उनके सीएम और गवर्नर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कर्नाटक के इस समय है श्री वसवराज बोमई। श्री वसवराज बोमई। ठीक है, और इनके जो यहाँ के हैं ठाकुर चंद गहलोत, GLHOT। ठीक है, गहलोत जी केरल के तो आप तो जानते ही हैं, क्योंकि मोस्ट फेमस रह चुके हैं। पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। और इनके यहाँ के गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान जी। ठीक है, लेकिन ये हो गया आपके सीएम, गवर्नर, सारी चीजें। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तमिलनाडु के हैं सीएम जो है एम के स्टैलिन एंड आर एन रवि। ठीक है, उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक, गणेश लाल माथुर। कर्नाटक के सीएम है श्री बसवराज बोमई, और गवर्नर जो हैं थावर चंद गहलोत। केरला के हैं सीएम पिनराई विजयन, और गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा था क्या था? कल्यारी पट्टू भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला किसकी है, बता सकते हैं? तो भैया जाहिर सी बात है केरल, केरल की है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिल गई। आगे क्वेश्चन चलते हैं।
आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है? ठीक है, तो ये तो काफी, मेरे हिसाब से तो काफी इजी क्वेश्चन है, शाहजहां। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो ये थे भैया लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक ये यहाँ के गवर्नर रहे। ठीक है, उस समय 1905 में ये विभाजन किया गया था। ठीक है, और इसके निर्णय की घोषणा जो हुई थी 20 जुलाई 1905 में, और इसके 1905 में हुई थी। ठीक है, और इसके कुछ समय बाद, ठीक है, 1911 में एक दिल्ली के दरबार में भी बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के कहने को हुआ था। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? पुलिस, बैंकिंग, वन, रक्षा। तो इसमें आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पुलिस, परिवहन, जेल, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि राज्य सूची में शामिल है, लेकिन बैंकिंग शामिल नहीं है, और रक्षा संघ सूची में तथा वन समवर्ती सूची में शामिल है। बैंकिंग और रक्षा, ठीक है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी, ये दोनों जो आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। बाकी जो है ये सब आते हैं राज्य की सूची में। अब वन जो है समवर्ती सूची में आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, बाकी जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? ये तो बहुत फेमस है, ये तो बच्चे बच्चे की जबान पर रटा होगा। इसके लेखक कौन है? ठीक है, ये हमारे मोदी जी हैं, जो कि एग्जाम वॉरियर के लेखक हैं, और ये जो कि एग्जाम पे चर्चा भी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो गए आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? चलिए बच्चों, आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप सोच रहे हैं ये क्वेश्चन तो आते नहीं भैया, ये 10 साल के, पिछले 10 साल के ये क्वेश्चन उसमें से निचोड़ करके ये बनाया गया है। ठीक है, और तब तक आप सोचिए कहाँ का आंसर हो सकता है, तब तक मैं आपको जो स्टेट लिखे हैं मैं इनको आपको बता देता हूँ। ठीक है, सीएम एंड गवर्नर। ठीक है, तेलंगाना के इस समय है के चंद्रशेखर राव, के चंद्र राव जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर्यम। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, तमिलिसाई। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं मेघालय पे। तो मेघालय के हैं एकनाथ, सॉरी, मेघालय के हैं कोंडनार संगमा जी हैं, और सत्यपाल मलिक। ठीक है, शर्मा है और सत्यपाल मलिक। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के इस समय जो सीएम है, ठीक है, भूपेश बघेल जी हैं, बघेल, और अनुसुईया जी हैं यहाँ के गवर्नर, यानी तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव और श्री तमिलिसाई, मेघालय के कोनार शर्मा और सत्यपाल मलिक, और छत्तीसगढ़ के हैं सीएम भूपेश बघेल और अनुसुईया जी हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में तो आप तो जानते ही हैं कौन है,
एकनाथ शिंदे, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, आने वाले समय में काम आ सकता है, सीएम एवं गवर्नर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई की व्यवस्था है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, बी ऑप्शन। और इसमें होता क्या है कि झरनों से जो पानी रोकते हैं कि बांस की नालियों का प्रयोग करके वो सीधे खेतों में पानी ले जाते हैं, जो कि बांस को कई तरीके से वो अपने हिसाब से बना के उस हिसाब से वो सिंचाई करते हैं वहां पे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? ठीक है, बाकी डुरंड कप भी है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी भी है, फेडरेशन कप है, रणजी ये जो है ये क्रिकेट। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 92 संविधान संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो इसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था। ठीक है, 1985 में ये हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये 52वां संशोधन है कि दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? ठीक है, तो इसमें होता है महाभियोग प्रस्ताव। ठीक है, जो कि आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभियोग चलाते जाते हैं, ये अगर किसी को सेटिस्फाई नहीं है तो ये दोनों सदनों में चलता है, फिर उसके बाद से जो भी उनका निर्णय होता है उस हिसाब से चलाया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? ये तो बता ही सकते हैं, देखिए एसबीआई भी बैंक हो गया, आईसीआई भी बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, जो आरबीआई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी एक बात याद रखिएगा कि आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट सिक्के सब आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। सिर्फ 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है, उनके कहने पे तभी नोट छपता है, उसका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं होता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी सिक्के वगैरह सब आरबीआई जारी करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। कनिसाल हस्तशिल्प भारत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? चलिए भैया बताओ। ये होता है आपका बी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये मुगलों के समय से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, कनिसाल हस्तशिल्प, ये याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो बता सकते हैं। ये होता है आपका 23 एंड 24 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार या बाल श्रम का रोक लगाई गई थी। और 24 में कारखानों में, देखिए 23 में क्या होता है कि जो होता है कि जैसे उनके साथ कोई गलत तरीके से पेश आ रहा है या उनका देह व्यापार होता, उसके लिए कानून बनाया गया था। और अनुच्छेद 24 में जैसे कारखानों में 18 साल से कम का कोई अगर बच्चा काम करता है तो उसके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो 23 और 24 याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संस्था उस उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करता है? तो बता सकते हैं। ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि इसकी देख रेख का पूरा जिम्मा संभाले हुए है। ये है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। नील की खेती, असहयोग आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट को भी तो वही कहते हैं, बिना अपील बिना दलील सीधे उठा के जेल में डाल दिया, साइमन कमीशन का भारत में आगमन।
तो बताइए कौन सा सही होगा। देखिए सबसे पहले चलते हैं 1917 में। ठीक है, 1917 में ये हुआ था नील की खेती। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ था 1919 रोल अटैक, बिना अपील बिना दलील के। ठीक है, फिर 1920 में हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक, और उसके बाद हुआ था 1928 में साइमन कमीशन। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक क्रम को लगाइए, तो पहला, फिर उसके बाद तीसरा, हाँ ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1917, फिर तीसरा, फिर 20, फिर 28। ठीक है, 1324। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न से किस भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये तो बच्चे बच्चों को पता होगा, जो कि इनके नाम पे अवार्ड भी है, दादा साहब फाल्के। ठीक है, इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, इन्हीं इन्हीं की वजह से आज फिल्मी इंडस्ट्री इंडिया में आई है। ठीक है, हम निम्न आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किस उत्पाद पर शुल्क लगाया जाता है, लगाया जा सकता है। तो बताइए क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका किसी कंपनी का राजस्व, वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात, वस्तु एवं सेवाओं का आयात, निर्मित उत्पाद। तो उत्पाद शुल्क देश में निर्मित उत्पाद पर लगाया जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और उसके साथ साथ उत्पाद शुल्क के साथ बिक्री, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि भी सब अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है। चलिए भैया, देखिए मेट्टूर जो नदी है वो नर्मदा नदी पे है, तमिलनाडु में है। माफ कीजिएगा, ये कावेरी नदी पे है और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी देखिए मैं आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश, तो इस समय जो है शिवराज सिंह चौहान है एमपी के, शिवराज चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर हैं मगुभाई छगन भाई पटेल। ये याद रखिएगा आपको। कर्नाटक का मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर भी बताए दे रहा हूँ आपको। श्री बसवराज बोम्मई जी हैं, और थावर चंद गहलोत। याद रखिएगा गहलोत। ऐसे क्या बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको सीएम और गवर्नर याद हो जाएगा। ठीक है, और तमिलनाडु के मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीछे बता चुका हूँ फिर भी बता दे रहा हूँ। एम के स्टालिन एंड आर एन रवि जी हैं। ठीक है, सीएम एंड गवर्नर भी हो गए। और जो कर्नाटक के हैं वह श्री बसवराज बोम्मई जी हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया था सी। ठीक है, कावेरी नदी तमिलनाडु। केलों का रंग भूरा हो जाता है, क्यों। देखिए ये भी क्वेश्चन डाल दिया किसी ने। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, केले के पकने का भूरा न होने लगता है क्योंकि पके केले में एथिलीन एथिलीन गैस का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे वायु में जब वो होता है तो एंजाइम क्रिएट कर लेता है और ये भूरे पड़ने लगते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये तो आपको पता ही होगा अभी कहाँ है। ये देखिए असम होना चाहिए तो आराम बिल्कुल। तो ये आसाम। ठीक है, मैं इसके भी सीएम एंड गवर्नर आपको बताए दे रहा हूँ। आसाम के हैं हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्वा
जी हैं और जो यहाँ के हैं जगदीश मुखी जी। ठीक है, और राजस्थान के तो आपको पता ही है, अशोक गहलोत एंड कलराज मिश्रा जी। ठीक है, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, और गवर्नर फागू चौहान। ठीक है, अब उसके बाद एमपी का है शिवराज सिंह चौहान एंड मगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, तो असम के हैं हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, बिहार के हैं नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और काजीरंगा तो आपको पता ही है असम में है। ठीक है, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? देखिए, पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 ईस्वी में मुगल और मराठों के बीच हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये रहा आपकी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और ये जो क्वेश्चन बनाया गया था ना, बहुत ही हाई लेवल के बनाए गए थे, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं एमटीएस में। और मैंने इसके साथ साथ आपको सीएम एंड गवर्नर भी याद कराने की कोशिश करिए। देखिए, ऐसे ही याद करेंगे तो आते रहेंगे। जैसे भी क्वेश्चन कोई आता है स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, स्टेट का कोई भी नाम आएगा, तो मैं उसमें आपको सीएम एंड गवर्नर बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी हो कमेंट में करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए जय